हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे आपकी जो घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन आई हुई है 2025 की, जो आपकी आगामी परीक्षा जो कि 27 जुलाई को होने वाली है, यूपी आरओ की परीक्षा। साथ ही साथ आपकी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का 12 अक्टूबर को होने वाला है, और साथ ही साथ बिहार पीसीएस के लिए इन तीनों ही एग्जाम्स को ध्यान में रख के ये करंट अफेयर्स बनाई गई है। और इसी करंट अफेयर्स का हमने आप लोगों के लिए और भी फिल्टर वर्जन करते हुए शॉर्ट नोट्स तैयार किया हैंड रिटन, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इसको रिवीजन कर पाएंगे। सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल दे दिया जाता है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं होता है, उन चीज़ों को हटाते हुए केवल मेन की पॉइंट्स के साथ आपके लिए पूरे ये नोट्स तैयार किए गए हैं। जिसकी कल मैंने एक क्लास करा दी थी, और ये केवल पहली बार ही नहीं, पिछले 3 सालों से लगातार हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आती है। क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर इस मैगजीन से आ जाते हैं, तो ये मान के चलो कि आपके लिए ये बहुत आरामदायक हो जाता है कि मैगजीन को मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाते हैं इन नोट्स के माध्यम से। और इसी कड़ी में आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, क्योंकि कई लोगों ने कल व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर हमें एक ऐसे पीडीएफ मिल सकती है। हालांकि हमारी जितनी भी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ होती है वो सभी पेड होती है। एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करके ये पीडीएफ परचेस कर लेनी होती है। नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर लिख देता हूं कि 8527594636। ये नंबर आपको वीडियो के नीचे लिंक में भी मिल जाएगा। इस पर आप व्हाट्सएप कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, तो वहां पर मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स दे देगी कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोगों ने कल की क्लास में नेशनल करंट अफेयर जो कि जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक के पूरे टॉपिक कवर किए गए, जिसमें लगभग 7 से 8 टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। चलो, ये टॉपिक हम लोगों का अगला था कि महाकुंभ के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। किसके बारे में? महाकुंभ के बारे में। देखिए, महाकुंभ आपका बहुत फेमस रहा, आपका यूपी का एक उपलब्धि के तौर पे इसको देखा गया। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड? पहली चीज कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ हुआ, ये मतलब किस दिन को शुरू हुआ? तो आप देखोगे 13 जनवरी से शुरू होता है, क्योंकि 14 जनवरी को हमारे खिचड़ी का पर्व होता है, जो कि पहला शाही स्नान माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। तो 13 जनवरी या लोहड़ी का दिवस भी आप इसे कह सकते हो, जो गुरु पर्व मनाने वाले जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो मनाते हैं। तो 13 जनवरी से लेकर ये 26 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिनों तक ये संचालित होता रहा। और योगी जी ने इस महाकुंभ नगर में ही बौद्ध महाकुंभ यात्रा का भी शुभारंभ किया। ये एक ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म को भी यहाँ जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो क्या किया गया, जो बौद्ध धर्म का है उसका भी महाकुंभ यात्रा एक तरीके से शुरू की गई। और ये महाकुंभ नगर क्या था? ये गाजियाबाद के जो प्रयागराज था उसी के अंतर्गत एक छोटा सा नगर बना दिया गया था, जहां पे पूरा का पूरा महाकुंभ मेले का विस्तार था, जितने भी 10-12 किलोमीटर में, ताकि उसका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया जा सके। अब वो महाकुंभ नगर नाम का ऐसी कोई जगह नहीं है, बस वो केवल और केवल 26 फरवरी तक के लिए बनाया गया था। आगे अगर हम बात करें तो इसकी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको 3 अलग अलग थीम देखने को मिल सकती है। जैसे भव्य, दिव्य, नव्य, ये एक आपको थीम देखने को मिलेगी महाकुंभ की। दूसरी विकास भी, विरासत भी, और जन भागीदारी से जन कल्याण। अब प्रश्न आता है दिमाग में कि सर अगर तीनों ही थीम ऑप्शन में आ गई और पूछ लिया कि कौन सी थीम है, तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है कि भव्य, दिव्य, नव्य। अब मान लो बाय डिफॉल्ट इनमें से कोई एक ही थीम आपको मिली, बाकी 3 थीम या 4 थीम अलग अलग ऑप्शन की थी, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी थीम थी। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों ही अलग अलग वेबसाइट पे जो थीम थी वो मैंने मेंशन कर दी। भव्य, दिव्य, नव्य, विकास भी, विरासत भी, अर्थात हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक धरोहर विरासत को भी संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, और इसमें जन भागीदारी के माध्यम से हम जन कल्याण को सुनिश्चित कर सकेंगे। इससे पहले कब लगा था प्रयागराज में महाकुंभ? 12 साल पहले लगा था, तो वो था आपका 2013 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हालांकि उस समय इसकी भव्यता और इतना जो है कि संचालन बेहतर नहीं था जितना वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। 2017 में ही यूनेस्को के द्वारा इनटेंजिबल अर्थात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ को संयोजित कर दिया गया। महाकुंभ को नहीं, कुंभ की अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ जो आपका विरासत है हेरिटेज अमूर्त साइट में, तो उसमें आप देखोगे कि कुंभ को 2017 में ही नॉमिनेट किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे पदेट्टा अंचू साड़ी, एक साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग के बारे में यहाँ पे बेसिक जानकारी हम लोग कवर करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि इस साड़ी को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया, तो ये साड़ी है किस राज्य की? तो ये दोस्तों
कर्नाटक में एक जिला है गजेंद्रगढ़, वहाँ की पारंपरिक सूती साड़ी है, कॉटन की साड़ी होती है। जैसे बनारस की जो जीआई टैग दिया गया बनारसी साड़ी को, तो सामान्यतः उसमें रेशमी वर्क किया जाता है, रेशमी साड़ी इस तरीके से कह सकते हैं, रेशम से बनी हुई। इसी तरीके से कर्नाटक में जो सूती साड़ी है, यहाँ पे इसको पदेट्टा अंचू साड़ी कहते हैं और इसको जीआई टैग दिया गया है। टोटल इसको मिलने के बाद भारत में कितनी ऐसी वस्तुएं हो गई जिनको जीआई टैग दिया गया? तो भारत में 658 वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और टॉप पर अगर आप बात करोगे कि सबसे अधिक किस राज्य को जीआई मिले हैं, तो आप देखोगे यूपी को 77 जीआई टैग मिले, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है और थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटक है जिसकी ये पदेट्टा अंचू साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। पहला जीआई टैग की अगर हम बात करें तो पहला जीआई टैग था वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, जो कि 2004 में इसको शुरू किया गया था। सबसे पहले इसी को जीआई टैग दिया गया। तो चलिए जीआई टैग के बारे में सर हम थोड़ा समझ भी लेते हैं कि क्या होता है जीआई टैग। देखिए, भारत द्वारा भौगोलिक संकेतक जो कि पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा अधिनियमित होता है और इसको 15 सितंबर 2003 से प्रभावी किया गया। तो कहने का मतलब हो गया कि भारत में जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो जीआई टैग दिया जाता है, ये एक अधिनियम है, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। इस अधिनियम के तहत इसको 15 सितंबर 2003 से प्रभावी कर दिया गया। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर ये जो जीआई टैग दिया जाता है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। कितने समय के लिए दिया जाता है? यानी किसी एक वस्तु को 20 साल तक जीआई टैग की मान्यता रहती है। समझ आ गया यहाँ पे जीआई टैग से समझ सारी बातें। अब आ जाते हैं एक बहुचर्चित टॉपिक वक्फ संशोधन। हालांकि इससे प्रश्न बनने की क्या संभावना हो सकती है क्या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी भी मैगजीन में चीजों को कवर किया गया था उससे कुछ मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको मैंने उठा के यहाँ पे कवर अप किया। नहीं तो 2 से 3 पेज इस पे पूरा का पूरा कंटेंट दिया है, केवल कहानी और खिचड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। जैसे सबसे पहले इस संशोधन का जो नया नाम आया है उसको कहते हैं उम्मीद अधिनियम। जो ये अधिनियम हुआ है वक्फ संशोधन अधिनियम, क्योंकि पहले से चला आ रहा है। सबसे पहले हमारा आजादी के बाद 1954 में बन गया था, उसके बाद 3-4 संशोधन किए गए। तो अब जो लेटेस्ट संशोधन हुआ 2025 में, तो इससे पहले इसको किस नाम से आते थे? वक्फ संशोधन। लेकिन अब जो नया नाम दिया गया इसको संशोधन करके उम्मीद अधिनियम। तो हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में संशोधन किया गया उम्मीद अधिनियम, ये किससे संबंधित है? तो आप नहीं पकड़ पाओगे कि उम्मीद अधिनियम क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट किया गया है। अर्थात वक्फ अधिनियम को अब प्रबंधित भी किया जाएगा, एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण भी किया जाएगा ताकि गरीबों का कल्याण कर सके, एफिशिएंस और डेवलपमेंट यानी दक्ष और विकासशील किया जाएगा। तो ये उसकी एक नई नामकरण दे दिया गया उम्मीद एक्ट। वक्फ का अर्थ क्या होता है? देखो, वक्फ क्या होता है, एक तरीके से इस्लाम धर्म में जो पुण्य के काम किए थे, दान के काम किए थे, परोपकारिता के काम किए थे, तो इनको वक्फ कह दिया जाता है। जैसे हम लोग जो है कि क्या करते हैं, सिख धर्म में देखोगे तो लंगर चलता है, भोजन चलता है, हम लोग जो है कि बहुत सारी यात्राएं या दान वगैरह करते हैं। तो इस्लाम धर्म में इसको वक्फ का नाम दे दिया जाता है। अर्थात चल अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून के तहत संचालित धार्मिक परोपकारी कार्यों में दान देना ही कहा जाता है। अब जैसे मान लो किसी ने 1000, 2000, 20,000, 1 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए दान दे दिए, या फिर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति जमीन जो है कि दान दे दी कि लो आप यहाँ पे मदरसा बना लो या यहाँ पे कोई घर बना लो ताकि आप संचालन करो, सामाजिक उत्थान करो। तो ये चल अचल संपत्ति दोनों ही इसमें शामिल होती है, लेकिन परोपकारी रूप से यहाँ पे शामिल होती है। तो सबसे पहले आजादी के बाद आप देखोगे 1954 में संशोधन किया गया, फिर 59 में, 64 में, 69 में, 2013, 2024 का ये नवीनतम संशोधन है। लेकिन इसको जब पारित होते होते आया तो ये 2025 हो गया। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और 8 अप्रैल 2025 को इसको लागू कर दिया गया। यानी इसके सारे प्रावधान अब नए सिरे से लागू कर दिए गए, पुराने सारे नियम खत्म कर दिए गए। तो क्या लिखा जा रहा है? नाउ। नाउ मतलब अब केवल लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही वक्फ मान्य होगा, अर्थात लिखित रूप में संपत्ति दान देना। अब ऐसे नहीं है कि मुंह बोली तरीके से आपने कह दिया अरे भैया आपको जमीन चाहिए, इस्लाम के अंतर्गत जो है कि आपको परोपकारी काम करना, ले जाओ मेरी 10 बीघे की जमीन वहां रोड के किनारे, उस पर आप करो। तो खाली कह देने से नहीं होगा, क्योंकि बाद में मान लो वो व्यक्ति जो है कि ब्रेन वॉश के माध्यम से बदल गया या किसी और वजह से उसने क्लेम कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया कि नहीं इन्होंने तो मेरी जमीन कब्जा कर लिया, तो भाई उसका लिखित प्रूफ तो लिया नहीं था वक्फ ने, तो हो सकता है यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इस नए अधिनियम में एक पहला प्रावधान किया गया कि अब आप जो भी प्रॉपर्टी देते हो वक्फ के नाम पे, चाहे वो चल संपत्ति होती है, चाहे अचल संपत्ति होती है, चाहे पैसा ही क्यों ना हो, उसके लिए आपके पास एक लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूफ के तौर पे। तो क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिखित रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ
वक्फ समर्पणकर्ता को न्यूनतम 5 साल का इस्लाम से अनुयायी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को आज ग्रहण किया और कल उसके खाते में बहुत सारी जमीन आ गई, उसने परसों जो है कि वक्फ को दान कर दी, उसके बाद जो है कि दोबारा वो धर्म छोड़ दिया। तो भैया वक्फ दान वही कर सकता है व्यक्ति जो मिनिमम 5 साल से इस्लाम धर्म का ग्रहण किया हो। जरूरी नहीं है कि बाई बर्थ ही हो, जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या जन्म आधारित मुसलमान ही कर सकते हैं? नहीं, जिसने 5 साल से अगर इस्लाम धर्म को ग्रहण कर रखा है तो वो भी दान कर सकता है। साथ ही साथ इस नए जो है कि संशोधन में 3 इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि नए संशोधन के अनुसार विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और अनाथ बच्चों के पालन पोषण पर भी वक्फ की आय को खर्च किया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम के तहत तो ये भी परोपकारी कार्य है, ये भी जो है कि दीन दुखियों की सहायता करने का माध्यम हो सकता है। तो इसलिए जो विधवा महिलाएं होती हैं, तलाकशुदा महिलाएं होती हैं या अनाथ लोग होते हैं, इनके भी पालन पोषण में इसका पैसा, इसकी प्रॉपर्टी को खर्च किया जा सकता है। साथ ही साथ संशोधन में यह कहा गया है कि संशोधन अधिनियम जब लागू किया गया 8 अप्रैल 2025 से, इससे पहले जितने भी पंजीकृत वक्फ थे उनको 6 माह के अंदर अपने पोर्टल और डाटाबेस पे सारी जानकारी दर्ज कर दें। जो सरकार के द्वारा जो डाटाबेस और पोर्टल तैयार किया गया, वहां पे आपको सारी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, कब इसको जो है कि एक्वायर किया गया, कब इसको खरीदा गया, कितने कितने इसने इंपॉर्टेंट जो है कि काम किए, कितने परोपकारिता दिए, कितने लोगों का जीवन सुधारा, ये सब कुछ यहाँ पर डाटा आपको मेंशन करना होगा केवल और केवल 6 महीने में। अगर कोई ऐसा केस होता है जिस पे विचार करने की आवश्यकता है तो आप 6 महीने का एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सभी पे ये अप्लाई नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अब किसी भी कीमत पे कोई भी सरकारी संपत्ति को आप वक्फ घोषित नहीं कर सकते हो, चाहे अधिनियम लागू होने से पहले ही क्यों ना रही हो, चाहे अधिनियम घोषित होने के बाद, क्योंकि पिछली कई सरकारों ने ऐसा दुरुपयोग किया इस अधिनियम का कि सरकारी संपत्ति को भी वक्फ में दान कर दिया गया है। ठीक है, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति से समझ लीजिए, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, लेकिन उन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी जो है कि वक्फ में दान कर दिया। तो मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सरकारी संपत्ति को आप नहीं दे सकते किसी पर्टिकुलर धर्म को, इसके विरोध में मैं हूं। तो अब ये नियम कहता है कि भैया चाहे आपके पास पहले से कोई सरकारी संपत्ति हो, उसे भी सरकार छीन लेगी और आगे तो वो देगी ही नहीं। तो वक्फ में अब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो गवर्नमेंट की हो। क्लियर हो गई बात यहां तक? देखो टॉपिक थोड़ा बड़ा था, 2.5 से 3 पेज का, लेकिन मैंने मेन चीजों को निकाल के यहाँ पे रख दिया। साथ ही साथ अगर किसी जिले में कोई वक्फ संचालित किया जा रहा है तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है चल या अचल की, ये वेरीफाइड कौन करेगा? तो इसको वेरीफाइड करने का जो अधिकार दिया गया डीएम महोदय को दिया गया, जिलाधिकारी को दिया गया कि सर आप देखोगे कि ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, चाहे वो लिक्विडिटी हो अर्थात पैसा हो या फिर वो प्रॉपर्टी जमीन वगैरह हो, तो वो सही है या गलत है, इसकी जांच एक डीएम साहब करेंगे। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन का प्रावधान किया गया कि सेंट्रल लेवल पे एक वक्फ काउंसिल बनेगी जो पूरे भारत में वक्फ का संचालन करेगी, निरीक्षण करेगी। तो उस कमेटी में कौन कौन रहेगा? तो अध्यक्ष एक व्यक्ति रहेगा जो कि केंद्र सरकार का मंत्री ही कोई ना कोई रहेगा, चाहे वो गृह मंत्री हो सकता है, रक्षा मंत्री हो सकता है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हो सकते हैं, जो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें 3 अन्य सांसद भी होंगे। तो वो कौन होंगे? 2 लोकसभा से होंगे और 1 राज्यसभा से होंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेंबरशिप अगर उसने पूछ लिया एग्जामिनर ने तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से। मुस्लिम समुदाय भी नियुक्त किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, क्योंकि ये जो काउंसिल है वो केंद्र के स्तर पे काम करेगी। साथ ही साथ इसमें 2 न्यायाधीश वाले व्यक्ति भी रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रह सकते हैं, पूर्व न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और 1 प्रसिद्ध व्यक्ति भी रहेगा जो वकील रहेगा, जो राष्ट्र के स्तर पे। इन सभी मेंबर्स में 2 महिलाएं अनिवार्य होनी चाहिए, बिना महिलाओं की ये काउंसिल नहीं बन सकती। तो इन काउंसिल में 2 महिलाएं भी अनिवार्य रूप से रहेंगी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड बनेगा, परिषद बनेगी, तो इसकी बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बैठक तो होनी पड़ेगी कि एटलीस्ट आप 1 महीने में 1 बार जो है कि बैठक करिए इसकी काउंसिल। अच्छा, जिन वक्फों की जो शुद्ध वार्षिक आय अगर 1 लाख रुपए या उससे कम है तो ऐसे खातों की वार्षिक ऑडिट होगी, यानी 2-4 साल में 1 बार ऑडिट हो जाएगा। लेकिन जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से अधिक है, फिर चाहे वो करोड़ों अरबों में ही क्यों ना हो, उनको हर साल जो है कि अनिवार्य रूप से ऑडिट करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हमें जितनी भी प्रॉपर्टी मिल रही है उसका लीगल प्रोविजन ये सारे हैं। तो भारत में कुल वर्तमान में 32 वक्फ बोर्ड जो है कि संचालित हैं, जिसमें यूपी में 2 आते हैं। एक होता है उत्तर प्रदेश सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड और एक होता है उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड। तो इस तरीके से वक्फ अधिनियम अर्थात उम्मीद अधिनियम जो कि 2025 में है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो सकते थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। चलो आगे चलते हैं। एक नया सूचकांक लाया गया दोस्तों, पंचायत उन्नति सूचकांक। क्या है ये? देखिए,
पहला पंचायत उन्नति सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, हालांकि इसको जारी किया गया है, किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और इसमें ग्राम पंचायतों के मध्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रगति और मूल्यांकन की जांच की जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे कि एसडीजी स्टेट रैंक जारी की जाती है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, जो क्या करता है, ये देखता है कि जितने भी राज्य हैं क्या उन्होंने अपने 17 जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या उनको अचीव किया कि नहीं, कितने मार्क तक पहुंचे, कितना अचीव कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ये सबकी एक रैंकिंग देता है। इसी तरीके से अब जो पंचायती राज मंत्रालय उसने कहा कि ठीक है, हम ग्राम के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे भी ये देखने का प्रयास करेंगे कि कितनी ऐसी पंचायतें जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भूमिका निभाई है। तो इसी के लिए ये पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया, जिसको 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया, और ये 2022-23 के लिए आंकड़े को कलेक्ट करता है, 2022-23 के लिए। अब यहाँ पे और इसके पॉइंट को समझते हैं। तो देखो 5 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है कि अगर कोई ऐसी पंचायत है जिसको 90 से अधिक स्कोर मिलता है तो इसका मतलब वो पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता होगी, अचीवर है। हालांकि ऐसी कोई भी पंचायत आज तक नहीं हो पाई, ये रिकॉर्ड में बताया गया है। दूसरा होता है अगर कोई ऐसी पंचायत है जिसको 75 से 90 के बीच में अंक मिलते हैं तो यानी वो फ्रंट रनर हो गई, अग्रणी। फिर कोई 60 से 75 वाली होगी तो बेहतर प्रदर्शन यानी परफॉर्मर। फिर 40 से 60 अगर कोई होगा तो आकांक्षी यानी एस्पिरेंट। फिर 40 से अगर कोई नीचे होगा तो आरंभिक स्तर यानी कि बिगिनर होगा। तो इस तरीके से इनको 5 रैंकिंग में विभाजित करते हुए ग्रेडिंग की गई है। अगर हम बात करें एक एक ग्रेडिंग की तो देखो अचीवर तो कोई भी पंचायत नहीं हो सकी, क्योंकि कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जिसको 90 से अधिक अंक मिला हो। लेकिन फ्रंट रनर यानी कि 75 से 90 की अगर हम श्रेणी में देखें तो सबसे अधिक पंचायतें जो हैं वो गुजरात में है। ये इतनी 346 पंचायत ऐसी है जिन्होंने 75 से 90 के बीच में अंक अर्जित किए हैं। वहीं दूसरे लेवल पे कहेंगे अगर हम परफॉर्मर की तो यहाँ पर पहला नंबर आता है गुजरात का, क्योंकि इसमें भी कई सारी ऐसी पंचायतें जिन्होंने परफॉर्मर की रेंज में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसी कैटेगरी में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी के बाद आपका यूपी भी आता है 5th नंबर पे। यानी यूपी की जो पहली शुरुआत हुई वो कहां पे हुई? परफॉर्मर के रूप में, ना कि फ्रंट रनर ना अचीवर है। ठीक। दूसरी बात करें कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सबसे बढ़िया पंचायत कौन सी हुई? तो धनोहरी पंचायत जो कि लखनऊ में आती है। किसमें? एक जगह का नाम है जिसका सरोज तालाब या कुछ ऐसे करके कहते हैं, तो वो वहाँ की ब्लॉक है और उसके अंतर्गत ये पंचायत आती है, धनोहरी पंचायत, लखनऊ के अंतर्गत। तो ये उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान हो गया। अगर हम पूरे देश की शीर्ष पंचायत की बात करें, भले गुजरात ने जो है कि टॉप लीड की है, टॉप जो है कि रिकॉर्ड प्राप्त किए, लेकिन पूरे देश की सबसे बेहतर अगर पंचायत की बात करोगे तो बर्नपुर ग्राम पंचायत जो कि तेलंगाना के अंतर्गत आती है। तो इन दोनों पंचायतों के जरा नाम याद रखना कि यूपी में कौन सबसे बेस्ट है और पूरे देश में कौन सी बेस्ट हुई। अब यहाँ पर हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो 2019 से शुरू किया गया है। आप देखोगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात की जा रही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि भारत में प्रत्येक राज्यों की न्याय व्यवस्था कैसी है, यानी कि जो न्याय प्रणाली है उसमें केवल न्यायपालिका को हम नहीं देखते बल्कि 4 महत्वपूर्ण घटक को देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था कैसा काम कर रही है, वहाँ की न्यायपालिका कैसा काम कर रही है और वहाँ की जेल कैसा काम कर रही है और वहाँ की कानूनी सहायता का व्यवस्था क्या क्या है। इन चारों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया था और इन्हीं 4 मुख्य स्तंभों पर हम पूरे स्टेट की एक रैंकिंग तैयार करते हैं, जो कि आप देखोगे अप्रैल 2025 में जारी की गई और ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। पहली बार हालांकि 2019 में जारी की गई। बड़े राज्यों में अगर आप देखोगे तो कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे आता है, जहाँ पे न्यायपालिका, कानूनी व्यवस्था, पुलिस और जेल जैसी व्यवस्थाओं में उचित सुधार करते हुए क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आपकी आंध्र प्रदेश आती है। छोटे राज्यों में अगर हम बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है, ये दोनों भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, सुधार हुआ है, इसको जरूर देखना हम लोगों को, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं इस बार। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करके आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 लाया गया है। क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करके आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन सा लाया गया? 2025। क्यों किया गया? क्योंकि जब 2005 का ऑलरेडी एक अधिनियम था तो आज कितने साल हो गए? लगभग 20 साल हो गए। और 20 साल में जो डिजास्टर है ना उसके पैटर्न में बहुत बदलाव आया है, उससे जो कि जनधन की हानि होने में बहुत बदलाव आया है। फिर 20 सालों में हमने टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत इनोवेशन कर लिया है। तो जरूरत थी कि भाई वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में आने वाली जो नई नई चुनौतियां, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, सूखा की समस्या होती है, एग्रीकल्चर डिजास्टर होते हैं, तो ऐसे डिजास्टर से निपटने के लिए हमें नए तरीके से अपनाना पड़ेगा, नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें चेंजेस किया गया और 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और 9 अप्रैल 2025 को इसे प्रभावी कर लिया गया, यानी लागू कर दिया गया। क्या चेंजेस हुए जरा ये देख लेते हैं हम लोग। देखो अब क्या है कि
एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अथॉरिटी और एसडीएमए अर्थात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्वयं अपने स्तर पे आपदा प्रबंधन योजनाएं अब तैयार कर सकते हैं, जबकि इससे पहले केंद्र सरकार ही नियम बनाती थी। क्यों? अब जैसे मान लो कि राज्य में अगर कोई चुनौती आ गई तो राज्य सरकार नियम बना रही है, केंद्र में कोई चुनौती आई तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो केंद्र सरकार नीति बना रही है। जबकि होना क्या चाहिए था, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है ना, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, उसे असल में पता है कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और कितनी छोटी हैं। तो उनको कुछ अधिकार तो दो, उनको कुछ कानून बनाने की शक्तियां तो दो, जो कि एनडीएमए और एसडीएमए को पहले नहीं होती थी। लेकिन अब नए संशोधन से इनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई है। ठीक है, कि अपने आप जो है कि कुछ आप नीतियां और योजनाएं बना सकते हो। आपदा प्रबंधन परिभाषा में अब आपदा रिस्क जोखिम न्यूनीकरण को सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपदा प्रबंधन की जो डेफिनेशन थी ना 2005 के एक्ट में, इसे 2020 में क्या किया, एक नए वर्ड को ऐड कर दिया गया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्मिलित किया गया है, अर्थात प्रबंधन के साथ न्यूनीकरण भी करना। अब ये वर्ड क्यों रखा गया? देखो, आपदा का हम पहले से मैनेजमेंट कर रहे थे, यानी आपदा आ रही है या नहीं आ रही है उसका मैनेजमेंट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, हमें अपनी नीतियां कुछ ऐसी बनानी होंगी कि हम आपदा के जोखिम को ही न्यूनतम करने का प्रयास करें। अर्थात जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर आपके क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, हीट वेव जैसी कंडीशंस हो रही है, लू वगैरह हो रही है, तो इनको ही कम करने का प्रयास किया जाए कि ये आए ही कम, यानी इनकी उत्पत्ति ही कम होने लगे। ऐसे हमें प्रबंधन करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे शब्दों को ऐड किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी राजधानी अथवा नगर निगम वाले शहरों में शहरी आपदा प्राधिकरण गठित कर सकते हैं। ध्यान देना कि ऐसे राज्य जो मतलब जहाँ पे नगर निगम वाले शहर हैं या फिर वो अपनी राजधानियों में भी क्या कर सकते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी गठन कर सकते हैं। ध्यान देना कि मैंने अभी आपको बताया था स्टेट डिजास्टर वाला था, और ये शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं। एनडीआरएफ की तर्ज पर ही एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का भी अधिकार मिल गया है। तो अगर आप देखो कि 3-4 लैंडमार्क चीजें परिवर्तित हुई। पहली क्या हुई कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था उसको बदल के 2025 किया गया, 20 साल बाद चेंज कर दिया गया। पहले एनडीएमए या एसडीएमए को कानून या योजना बनाने की छूट नहीं थी, केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती थी। लेकिन अब उन संस्थाओं को भी दे दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग योजनाएं बना सकते हो। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो भी राज्य हैं वो अपनी राजधानी अथवा नगर निगम के क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, प्राधिकरण बना सकते हैं, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और साथ ही साथ इसमें रिस्क रिडक्शन यानी कि डिजास्टर का जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए या आपदा जोखिम न्यूनीकरण करने की वर्ड को ऐड कर दिया गया इसकी नई परिभाषा के अंतर्गत। चलो अब चलते हैं हम राज्यपाल के मामले पे। अभी आपने सुना होगा कि 5-6 महीने पहले की बात है कि तमिलनाडु ने क्या किया, जितने भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा बिल पास किए जाते थे विधानसभा के द्वारा, वो राज्यपाल को भेजे जाते थे। अच्छा, राज्यपाल क्या होता है कि केंद्र सरकार का एजेंट होता है। वो चाहता है कि जहाँ पे नॉन पार्टी गवर्नमेंट है, यानी कि जो केंद्र सरकार से अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे अक्सर परेशान किया जाता है। तो तमिलनाडु सरकार ने 10-12 बिल पेश किए थे, उनको राज्यपाल दबा के बैठ गया था। ना उस पर कोई स्वीकृति दे रहा था, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहा था, ना उसको अस्वीकृत कर रहा था। अर्थात जन कल्याण प्रभावित हो रहा था, क्योंकि सरकार तो नीति बनाती सामाजिक सुरक्षा के लिए। ऐसी स्थिति में क्या किया कि राज्यपाल को जब लगा कि भाई सरकार ज्यादा परेशान करी, तो उसने राष्ट्रपति का सहारा लिया और राष्ट्रपति को विचार आरक्षित करने के लिए रख दिया। तो ये सब प्रॉब्लम आई। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तमिलनाडु सरकार ने, और उसके बाद राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको आपसे प्रश्न बन सकता है। मामले को पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और इस मामले में जो मैंने अभी पूरी कहानी बताई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, लेकिन निर्णय देने वाले जो 2 प्रमुख न्यायाधीश थे, जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश आर महादेवन, ये 2 लोगों की पीठ थी, जिन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए, पूर्ण न्याय का अधिकार का प्रयोग करते हुए, जितने भी राज्यपाल ने विधेयक दबा के बैठे थे, वो सारे के सारे तमिलनाडु सरकार में क्या किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे तुरंत के तुरंत, चाहे उस पर राज्यपाल ने सहमति दी हो या न दी हो। और ये कब किया, ये आर्टिकल 142 के तहत, यानी एब्सोल्यूट जस्टिस जिसको इंग्लिश में कहता है, पूर्ण न्याय का अधिकार, इसका प्रयोग करते हुए इन्होंने तुरंत कर दिया। और साथ ही साथ कुछ निर्णय देते हुए राज्यपाल को हिदायत दी कि राज्यपाल विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकते हैं, अगर राज्य विधानसभा ने पारित करके उनके पास भेजा
भेजा है तो या तो स्वीकृति दे दें या वो अस्वीकृति दे दें या फिर वो पुनर्विचार के लिए भेज दें, और ये तीनों में से कोई भी वो एक्शन लेना चाहे तो अधिकतम 3 माह के अंदर ही वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको लगता है कि न मुझे स्वीकृति देनी है, न अस्वीकृति देनी है, न पुनर्विचार करना, मुझे तो राष्ट्रपति के पास भेजना है, तो भी आपको अधिकतम 3 माह के अंदर ही राष्ट्रपति के पास भेज देना है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाए ना कि भैया राज्यपाल को हमारा विधेयक पसंद नहीं आया, उसने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। दोनों बातों में 3 माह का। लेकिन अगर राज्यपाल को लगता है कि यार स्वीकृति या स्वीकृति छोड़ो, मैं तुम्हें पुनर्विचार के लिए भेज रहा हूं, जरा इस पे विचार करो, दोबारा इसमें कुछ संशोधन करो, जरूरी है। अगर विधानसभा लगता है कि हाँ पुनर्विचार कर लिया, दोबारा भेजता है, तो ऐसे मामले में अधिकतम 1 माह में स्वीकृति देना अनिवार्य किया गया है, यानी 30 दिन से ज्यादा आप नहीं रोक सकते। ये तीनों कंडीशन याद रख लो दोस्तों, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है इन तीनों कंडीशन पे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैगजीन में था, लेकिन मैंने उतना ही आसान बना दिया कि कितने कितने टाइम्स रहेंगे या कितनी भी लिमिटेशंस रहेंगी। अब यहाँ पे जो 2 आर्टिकल सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं उनके बारे में जान लो। जैसे आर्टिकल 200, जब राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक आता है कि आपको उस पर स्वीकृति देनी है कि अस्वीकृति या पुनर्विचार, तो उसका 3 ऑप्शन होते हैं आर्टिकल 200 के तहत। वो या तो स्वीकृति या सहमति दे दे, या फिर वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो सहमति न दे अर्थात अस्वीकृति दे दे। तीसरे ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है उस विधेयक को। अगर उसे लगता है कि मैं स्वीकृति भी नहीं दूंगा, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजूंगा और सहमति भी नहीं दूंगा, तो ऐसे में वो सोचता है कि राष्ट्रपति के लिए पास भेज दो। तो ये आर्टिकल 200 के तहत 3 विकल्प आते हैं राज्यपाल के पास। लेकिन 201 यानी कि 201 में राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प आते हैं, या तो वो उस पर स्वीकृति दे दे या फिर वो उसको अस्वीकृत कर दे या फिर स्वीकृति नहीं देता है। एक्सेप्टेंस के रूप में कहा गया है कि यदि मनी बिल अगर वो नहीं है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है राज्य विधानसभा को कि साहब खुद पुनर्विचार करो दोबारा, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगर वो मनी बिल नहीं है तो अर्थात राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार का भी अधिकार है। स्वीकृति, अस्वीकृति, पुनर्विचार तीनों ही पावर यूज कर सकता है। दैट्स क्लियर। अब चलते हम दिल्ली के चुनाव की बात करते। बहुत चर्चित थे। अरविंद केजरीवाल को जेल में से निकाल के पैरोल पे प्रचार प्रसार करने का मौका मिला। आतिशी जो है कि वहां पे मुख्यमंत्री बनती है, कार्यभार ग्रहण करती है कार्यवाहक के रूप में। कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट जो है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। बहुत ड्रामेटिक चुनाव हुआ। रेखा गुप्ता जी जो है कि इसमें लीड रोल करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि हम दिल्ली के चुनाव को पढ़ेंगे तो जो प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, कौन से व्यक्ति ने क्या क्या किया, कुछ नहीं। भाई सीधी सीधी बात कि विधानसभा सीट कितनी दिल्ली में 70 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 48 सीटें प्राप्त हुई और वो 26 साल बाद दोबारा वो जो है कि शासन सत्ता में वापस आती है। क्योंकि इससे पहले सुषमा स्वराज जो कि बीजेपी की ही कैंडिडेट थी वो मुख्यमंत्री बनती है महिला के तौर पर, और उसके बाद फिर कांग्रेस की आ जाती है शीला दीक्षित, फिर केजरीवाल की सरकार आती है, फिर दोबारा 26 साल बाद ये सत्ता में वापसी करती हैं और सीएम बनती है रेखा गुप्ता जो कि 4th महिला कहलाती हैं। दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के तौर पे चौथी मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे पहले सुषमा स्वराज जी थी, फिर शीला दीक्षित थी, फिर आतिशी हुई और उसके बाद रेखा गुप्ता हुई। तो 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हैं। हालांकि रेखा गुप्ता जो विधानसभा क्षेत्र था वो शालीमार बाग का विधानसभा क्षेत्र था और विजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष चुने गए हैं दिल्ली विधानसभा के। अब आप लोगों को क्या करना है, उपराज्यपाल का नाम कॉमेंट करके बताना है कि दिल्ली विधानसभा के मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ये आपको कॉमेंट करके बताना है। अब चलते हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन जो है वहां पे 27-28 फरवरी 2025 को यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष महिला उर्सुला वॉन डेर लेन, ठीक है, ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। तो क्या नाम है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का? उर्सुला वॉन डेर लेन भी लिखती हैं आगे। तो ये भारत की आधिकारिक यात्रा पे थी और इस तरीके से अध्यक्ष के तौर पर इनका तीसरा दौरा था। लेकिन पहली बार ऐसा था कि यूरोपीय यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का पहला भारतीय दौरा रहा। वो कभी भी इनके साथ भारत नहीं आया था, ये पहली बार हुआ है कि वो भारत आए थे। तो कुल मिला के यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बारे में पता हो सकता है और कितने दौरे हो चुके हैं अब तक उनके, वो तीसरा दौरा था, इसके बारे में भी प्रश्न एक बन सकता है। बात करते हैं यहाँ पे कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा। अब देखो इससे ज्यादा उसमें और कुछ जानना भी नहीं था। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएम मोदी जी की फ्रांस की यात्रा जो है कि 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान मोदी जी ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की और इस तरीके से मोदी जी की छठी यात्रा होगी। जब से 2014 से वो सत्ता में आए हुए हैं तो तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है 2024 से, और इस दौरान इन्होंने टोटल पूरे 10-11 साल में 6 बार दौरे कर लिए हैं फ्रांस के। अर्थात आप उसी दोस्त के यहाँ ज्यादा जाते हो जिसके साथ आपकी मित्रता बहुत अच्छी होती है, जिसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। तो भारत और फ्रांस के भी बहुत अच्छे संबंध है, जिसका एक बहुत बड़ा प्रमाण क्या, राफेल हो गया,
ठीक है, यूपीआई सिस्टम हो गया। तो ऐसी चीजों में हमारे संबंध बहुत अच्छे से वहां पे चल रहे हैं। और इससे पहले 2023 में भी वो भारत से मतलब फ्रांस गए थे, तब वहां पे फ्रांस का जो बैस्टिल दिवस था ना, उसके समारोह में ये मुख्य अतिथि भी बने थे 2023 में, और इस बार 2025 में गए। हालांकि 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को क्या किया गया, मुख्य अतिथि के तौर पे जो है कि भारत आमंत्रित किया गया था, और वो आए भी थे। क्योंकि 2023 में क्या था, मोदी जी गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है 2024 में आप हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि है, आपको आना है। तो वो आ गया 2024 में। फिर वो जो है कि भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके गए, तो भारत के प्रधानमंत्री भी गए एक साल बाद। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी दौरान पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन जो है कि आयोजित किया जा रहा था, जहां पे अध्यक्षता तो फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भैया मोदी जी भी यहाँ पे सह अध्यक्ष है, को प्रेसिडेंट की कॉन्सेप्ट पे इनको सह अध्यक्षता यहाँ पर स्वीकार कराई गई मोदी जी के द्वारा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के रूप में। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे फ्रांस का एक शहर है मार्सिले, मार्सिले में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। और मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन भी किया जाएगा, यानी ईयर ऑफ इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये मार्च 2026 में इनॉग्रेट किया जाएगा। और फ्रांस को मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भी शामिल करने पर बल दिया गया, जिससे फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया कि हम एक ऐसे गठबंधन में शामिल हो रहे हैं जिसमें मैंग्रोव की संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो भारत भी क्या होता है, भारत इसको जो है कि फोर्स करता है और फिर फ्रांस भी इसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से संबंधित 2 पॉइंट दिए हुए थे, वो मैंने एक छोटे करके यहाँ पे लिख दिए। ईपिक नंबर, व्हाट इज द ईपिक नंबर? तो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसको कहते हैं। और इसकी शुरुआत टीएन शेषन जी के कार्यकाल में 1993 में की गई थी, क्योंकि ये 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक कोड है। 10 अंकी क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अच्छा, ईरोनेट की बात करें, ईरोनेट क्या है, 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और कुछ जानकारी इसमें नहीं लेनी है। हम सीधे चलते हैं मुल्ला पेरियार बांध पे। किस पे बात करेंगे, मुल्ला पेरियार बांध। व्हाट इज दिस? देखोगे तो यह बांध केरल के इडुक्की जिले के थडक्की में पेरियार नदी पर स्थित है। तो कहां पर यह स्थित है, इडुक्की जिले में। कौन सी नदी पर, पेरियार नदी पर। तो भैया मुल्ला और पेरियार 2 अलग अलग नदी हैं, इसलिए इनके संयोग को या संगम को ही मुल्ला पेरियार कह दिया गया। आप यहां पे देखोगे तो यह बांध मुल्ला यार और पेरियार नदी इनके संगम पर स्थित है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1887 में की गई थी, 95 में ये कंप्लीट हो गई थी। सुरक्षा कारणों से लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद हो गया कि ये जो बांध बनाया गया ना, ये हो सकता है डैमेज हो सकता है, क्योंकि लगभग 120-25 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसमें कुछ रिफॉर्म करना चाहिए। तो केरल और तमिलनाडु के पक्ष जो है कि विपक्ष इसी को लेकर डिस्प्यूटेड है। अब आ जाते हैं हम लीड्स रिपोर्ट की बात करते हैं, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं। तो लीड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो लीड्स की जो फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी जो अलग अलग राज्य हैं भारत में, उनमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की क्षमता है। जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मैंने आपको कल की क्लास में बताया था पीएम गति शक्ति वाले मॉडल में, कि सड़क द्वारा, रेलवे द्वारा, हवाई यातायात के द्वारा, बंदरगाह के द्वारा जो माल की ढुलाई की जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल हो या जो है कि मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितनी कम लागत आती है, कितना कम समय लगता है, और कितनी जो है कि डेप्रिसिएशन होता है, इन सभी चीज़ों को हम लॉजिस्टिक कहते हैं। और इसकी बेहतर व्यवस्था किस राज्य में, इसी को कैलकुलेट करने के लिए लीड्स की एक रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये रिपोर्ट डीपीआईआईटी जो विभाग है, जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, और इसके ही द्वारा इसको रिपोर्ट जो है कि जारी की जाती है। तो आप कह सकते हो डीपीआईआईटी, या फिर आप वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भी कह सकते हो। पहली रिपोर्ट 2018 में आई थी, हालांकि 3 जनवरी 2025 को पीयूष गोयल द्वारा इसको जारी किया गया। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा इसको जारी किया गया। आगे आप देखोगे कि इसमें कुछ कैटेगरी वाइज जो है कि इसमें डिवीजन किए जाते हैं। जैसे 3 कैटेगरी होती है, अचीवर्स होते हैं, फास्ट मूवर्स होते हैं, एस्पायर्स होते हैं। अचीवर्स का मतलब होता है ऐसे स्टेट जिन्होंने अपने यहाँ क्या किया, इसको बेहतर व्यवस्था के रूप में अचीव कर लिया है। फास्ट मूवर्स का मतलब होता है जो लीड्स के अंतर्गत लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से। यहां पर अगर आप देखोगे लैंडलॉक्ड स्टेट में, जो ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से घिरे मतलब संपर्क नहीं रखते हैं बल्कि राज्यों से घिरे हुए हैं, तो इसमें उत्तराखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ये ऐसे राज्य जो आपके अचीवर्स की श्रेणी में आते हैं। फास्ट मूवर्स में आप एमपी और राजस्थान को देख सकते हैं, एस्पायर्स में छत्तीसगढ़ को। लेकिन कोस्टल स्टेट जो समुद्रवर्ती राज्य होते हैं, इसमें आपका महाराष्ट्र और उड़ीसा हो गया। फिर फास्ट मूवर्स में गोवा, एस्पायर्स में वेस्ट बंगाल और केरल हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट वाले में, तो उड़ीसा हो जाएंगे और
मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगर हम इसमें देखें फास्ट मूवर्स में तो सिक्किम, त्रिपुरा और एस्पायर्स में मणिपुर हो जाएंगे। अगर हम यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे अचीवर्स की श्रेणी में कौन आएगा, चंडीगढ़, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में पुदुचेरी और एस्पायर्स की श्रेणी में अंडमान निकोबार भी आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले एक टॉपिक पे। एक एआई टूल पे आधारित एक लैंग्वेज कन्वर्टर है जिसको भाषणी कहा जाता है। क्या कहता है, भाषणी। इसका मतलब क्या है, देखिए बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की थी कि हम इस ऐसा मिशन चलाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी भाषाएं मुख्य रूप से उनको ट्रांसलेट करने की सुविधा रहेगी। और इस चीज को जमीनी स्तर पे उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 जुलाई 2022 को भाषणी को 3 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया। BHASHINI, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसका मुख्य काम क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो एआई संचालित ये एक भाषा का अनुवाद मंच है। हालांकि महाकुंभ में भी जो है कि इसका प्रयोग किया गया, जिससे अलग अलग जो है कि क्षेत्रों से आने वाले जो भारतीय लोग थे उनको अपनी भाषा में कुंभ की यात्रा या कुंभ की पौराणिकता, कुंभ की विरासत की जानकारी मिलती गई। ये टॉपिक इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि 28 जनवरी 2025 को त्रिपुरा सरकार के द्वारा भी डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ समझौता किया गया कि ताकि वो भी अपने क्षेत्र में इस एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकता है। इस तरीके से ये पूर्वोत्तर का तो पहला राज्य हो गया जिसने इस पैटर्न को अपनाया, लेकिन पूरे देश का 8वां राज्य हो गया। ठीक है, अब ISFR रिपोर्ट की बात करेंगे जो 2023 वाली रिपोर्ट है। ISFR मतलब आपकी जो वन रिपोर्ट है उसकी बात करेंगे। एक एक क्रम करके पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में स्थित है, इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे रिपोर्ट जारी की जाती। पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में जारी की गई थी और अब जो रिपोर्ट जारी की वो 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है ISFR 2023, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जारी किया गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ISFR 2023 की रिपोर्ट कहती है कि देश का वनावरण का जो क्षेत्र है, केवल वन वाला क्षेत्र है, वो टोटल कितना 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 21.76% हो गया। वहीं वृक्षावरण क्या होता है, मतलब वृक्ष के द्वारा जो आवरण किया था, जो वृक्षारोपण किया था, इनकी अगर हम बात करें तो 11.20 मिलियन हेक्टेयर, जो टोटल भारत के क्षेत्रफल का 3.41 मिलियन परसेंटेज हो गया। और जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हो, साथ में झाड़ियों को भी ऐड कर देते हो, तो 25.17% हो जाएगा। तो जो सामान्य प्रश्न बनता है कि भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में कुल वनावरण और वृक्षावरण का रोपण किया गया है, तो 25.17% हो जाएगा। ये 2023 का रिपोर्ट है। राष्ट्रीय वन नीति 1928 कहती है कि हमें 33% का लक्ष्य हासिल करना है, जो कि अभी 25.17% तक पहुंच सके। और इसमें कुछ अतिरिक्त डाटा देने से पहले मैं आपको 4 अलग अलग कैटेगरी बताता हूं। वनावरण अगर आपसे पूछता तो 21.76%, वृक्षावरण अगर आपसे पूछेगा तो 3.41%, झाड़ियां 1.33% और मैंग्रोव की बात करेंगे तो 0.15%। ये टोटल 4 प्रकार की जो है कि आप परसेंटेज याद रख लो। अब हम चलेंगे कंपैरिजन करने पे। कंपैरिजन इन द सेंस, यहां पे जो कहा जा रहा है कंपैरिजन का मतलब क्या होता है इसको समझो। अगर आप यहां पर देखोगे कि कंपैरिजन का जो मतलब है कि 2021 के तहत 2023 से कंपैरिजन किया जाएगा। अगर हम बात करें वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य की, कहां-कहां पे सबसे अधिक वृद्धि हुई कि 2021 की अपेक्षा 23 में, तो मिजोरम में की गई लगभग 241.73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पे ओडिशा है। वनावरण में सर्वाधिक कमी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। तो वनावरण वृद्धि और कमी, ये कंपैरिजन है। और टोटल वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में हुई, फिर उत्तर प्रदेश में हुई। तो उत्तर प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें 559.19 किलोमीटर स्क्वायर का वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई। अब केवल और केवल विदाउट मतलब कंपैरिजन, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, बस ISFR 2023 के आंकड़ों के अनुसार चलेंगे। तो सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से? MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनावरण में प्रतिशत वाले राज्य कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर क्या होता है, उनके क्षेत्रफल छोटे छोटे होते हैं और वहां पे जितना भी जंगल है वो उसके क्षेत्रफल का ज्यादा हो जाता है। तो 85.34% मिजोरम में। लेकिन अगर सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर
प्रदेश आपका तीसरे नंबर पे आएगा। और सर्वाधिक वृक्षावरण वाले प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो इसमें आप देखोगे केरल और गोवा हो गया। अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, अभी हमने वनावरण अलग किया, वृक्षावरण अलग किया, अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण की लिस्ट में एक साथ जोड़ने पे तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशत की बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा 88.03%, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 80.11% और मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो गई। मैंग्रोव वन की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव वन 12 तटीय राज्यों में विस्तारित है, जो कि 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। कितना है? 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 0.15% है और ये 12 तटीय राज्यों में विस्तारित है। ठीक, सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है तो पश्चिम बंगाल में है, लगभग 2119 किलोमीटर के आसपास। और गुजरात सेकंड नंबर पे आता है जिसमें 1164 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आएगा 608 किलोमीटर स्क्वायर। तो सर्वाधिक मैंग्रोव राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान। फिर सर्वाधिक मैंग्रोव जिले की अगर हम बात करें तो 24 परगना जिला, जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, और कच्छ दूसरा हो जाएगा गुजरात के अंतर्गत। इसी तरीके से ISFR 2023 में यह भी बताया गया कि इस बार कार्बन स्टॉक कितना हुआ, तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है 2021 की अपेक्षा 23 में। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते हैं ये कितना अधिक अपने पास कार्बन को अवशोषित करके रखते हैं, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हो गया। और कुल कितना हो गया? कुल की बात करेंगे तो 7285.5 मिलियन टन हो गया। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कहां पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ISFR 2023 में यूपी का परिदृश्य अगर हम देखें तो भैया वनावरण तो है 6.24% और वृक्षावरण है 3.72%। और टोटल अगर आप बात करोगे तो यूपी के टोटल क्षेत्रफल का 9.96% हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक वन सोनभद्र में होते हैं, लखीमपुर में। सबसे कम वन भदोही और मऊ में। प्रतिशत के तौर पे देखोगे वनावरण तो सोनभद्र, चंदौली, और न्यूनतम देखोगे तो संभल और भदोही हो गया। तो ये पूरा आपका एक टॉपिक था। अब हम बात करते हैं सोनमर्ग सुरंग पे। देखिए जम्मू कश्मीर में एक पर्यटन क्षेत्र कई सारे, जैसे सोनमर्ग हो गया, श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, ये सभी क्षेत्र हैं। और इसी में सोनमर्ग क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जेड मोड परियोजना शुरू की गई थी। जेड मोड परियोजना शुरू की गई, जो कि 13 जनवरी 2025 को मोदी जी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। लेकिन बाद में इसका पुनर्नामकरण करते हुए इसको सोनमर्ग सुरंग का नाम दे दिया गया। यानी ये जो सुरंग का उद्घाटन किया गया था जेड मोड परियोजना के अंतर्गत था, जेड मोड सुरंग, लेकिन बाद में इसका रीनेम किया गया और सोनमर्ग सुरंग के नाम से इसको दे दिया गया। जेके गांधरबल जिले में स्थित है और द्विदिशात्मक सड़क सुरंग। द्विदिशात्मक का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से आप गाड़ी ले जा सकते हो, दूसरी तरफ से भी लेकर आ सकते हो एक साथ, और लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई तक ये बनी हुई है। आगे चलते केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, जो कि एक राष्ट्रीय परियोजना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी के द्वारा केन बेतवा लिंक या केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया गया। और कहां पे किया गया? खजुराहो MP के अंतर्गत, जो कि देश की पहली योजना है जिसमें त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ और इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दिया गया। अब इसमें त्रिपक्षीय कौन होगा? एक पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरा मध्य प्रदेश सरकार, तीसरा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें शामिल हो गया। हालांकि यह समझौता 22 मार्च 2021 को हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन अब हुआ है 25 दिसंबर को। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे जो छतरपुर जिला है ना MP का, इसमें एक दौधन नाम का गांव है और यहीं पर एक बांध बनाया जा रहा है इस पे, जिसको दौधन बांध भी कहा जाता है, जो कि केन नदी पर निर्मित होगा। किस पे होगा? केन नदी पर निर्मित होगा। इसमें कुल परिव्यय है लगभग 44,605 करोड़ और इससे जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं जैसे उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जबकि MP में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आदि ऐसे जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे केन बेतवा नदी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे केन नदी के बारे में बात करते हैं तो देख लेते हैं इसके बारे में। केन नदी जो है अंतर्राज्यीय नदी है, क्योंकि ये यूपी और MP की सीमा पे बहती है। इसका उद्गम कटनी जिले में MP में होता है। संगम इसका बांदा में यमुना नदी से मिलन हो जाता है और इसी पर रानेह जलप्रपात और क्रेन घड़ियाल सेंचुरी भी अवस्थित है। और पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर ये नदी गुजरती। कहाँ से गुजरती? पन्ना टाइगर रिजर्व से। और बेतवा नदी की बात करें तो इसका उद्गम रायसेन जिले में होता है और बेतवा नदी पर स्थित जो बांध है जैसे राजघाट बांध, पारीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये सब इंपॉर्टेंट बांध भी इस पे हैं। ओंकारेश्वर परियोजना की बात करें तो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया। ये वही दिन था 25 दिसंबर का जिस दिन आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को शुरू किया गया।
तो उसी के साथ ओंकारेश्वर का भी कर दिया गया। और यहाँ पर नवरत्न कंपनी एक है SJVN, जो कि सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा इसका सफलतापूर्वक जो है कि इसको संचालन किया जा रहा है। और खंडवा MP में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में, जिसमें 90 मेगावाट की जो एक क्षमता है, ये पूरी एक बेसिक जानकारी हो गई। जलवाहक योजना क्या है दोस्तों? देखिए, जलमार्ग जो कि रेल मार्ग और स्थल मार्ग के जो लोड है ना, जो इस पे ओवर क्राउडिंग है, इसको कम करने के लिए स्थल मार्ग और रेल मार्ग पे जो ओवर क्राउडिंग है, इसको कम करने के लिए ही जल मार्ग को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए एक जलवाहक योजना शुरू की गई है। जैसे 15 दिसंबर 2024 को जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक एक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना को लॉन्च किया। किससे समझते हैं? कार्गो संवर्धन, यानी कि जो यातायात है, जो परिवहन है, उसमें हम माल भाड़ा वगैरह अगर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि सामान की आवाजाही को इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना के नाम से जान सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि जलमार्ग के द्वारा कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना। कार्गो मतलब वस्तुओं, लॉजिस्टिक को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये सपोर्ट होगा। और नेशनल वाटरवेज 1 जो कि गंगा नदी पर स्थित है, यानी प्रयागराज से हल्दिया। दूसरा नेशनल वाटरवेज 2 जो कि सदिया से धुबरी के बीच वाला स्थित है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे। साथ ही साथ नेशनल वाटरवेज 16 बराक नदी पर स्थित है। ऐसे परिवहन को जो है कि प्रोत्साहित करेगी, ताकि यहाँ पे पर्यटन भी बढ़े और व्यवसाय भी बढ़ सके। अब चलते हैं मसाली गांव की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मसाली गांव क्या है? जैसे कि 24x7 ये एक सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव हो गया। लेकिन ये भारत का पहला इसलिए है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है। कैसा है? सीमावर्ती गांव है, मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। जबकि वहीं मोढेरा की बात करते हैं तो 24x7 वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, जो कि गुजरात के अंतर्गत ये भी आता है। तो दिसंबर 2024 को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया, यानी कि सोलर विलेज घोषित किया गया है मसाली गांव, जो कि बनासकांठा जिले गुजरात के अंतर्गत है। और ये गांव PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घोषित किया गया। और इससे पहले भी देश का पहला जो गांव था 24x7 सौर ऊर्जा संचालित था, उसे मोढेरा गांव कहते हैं, लेकिन वो कोई सीमावर्ती गांव नहीं था, इसलिए वो चर्चा में नहीं था। मसाली गांव चर्चा में आ गया। संविधान संग्रहालय की बात कर लेते हैं। देखिए, 23 नवंबर 2024 को अर्जुन मेघवाल जो कि न्याय विधि राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहां पर यह बनाया गया है? तो ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। और इसी जिंदल यूनिवर्सिटी में ही संविधान संग्रहालय और अधिकार और स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना की गई है। किसकी? संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना भी इसी OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में की गई है। हालांकि इस संग्रहालय में अगर आप देखोगे तो संविद नाम से भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण भी किया गया, जो संविद नाम से है। भारतीय संविधान के अंगीकार के 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर 2024 को एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये एक अभियान का संचालन किया गया। और इस अवसर पे संविधान का विमोचन संस्कृत और मैथिली भाषा में भी किया गया, यानी कि जो अभी तक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश और हिंदी वर्जन में था, उसका संस्कृत और मैथिली वर्जन भी ला दिया गया, मैथिली वर्जन भी आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसमें अगले टॉपिक की बात करें, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करेंगे। देखिए, आज की क्लास क्या है, थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है 1.5 घंटे की होगी, लेकिन आज मैं नेशनल करंट अफेयर्स को पूरा कर दूंगा, ताकि कल की क्लास में हम लोग इंटरनेशनल को कवर करेंगे और फिर उसके आगे इकोनॉमी को। क्योंकि कई लोगों की क्वेरीज थी व्हाट्सएप पर भी हमारी टीम से, और यूट्यूब वीडियोज़ में भी ये थी कि सर कितने पार्ट में इस पूरी करंट अफेयर्स को खत्म करेंगे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एवरी सेक्शन को 1 या 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। जैसे नेशनल 2 पार्ट में हो गया, हो सकता है इंटरनेशनल भी 2 पार्ट में हो जाए। जहां जहां पे कंटेंट बड़ा होता है वहां 2 पार्ट में कर लेंगे, जहां छोटा होगा वहां पे 1 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रही कि आपको 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये केवल और केवल आरओ के लिए ही नहीं है, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। और वीडियो के लिए आपको मैं दोबारा व्हाट्सएप नंबर देता हूं 8527594636। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लोगे तो आपको मेरी टीम के द्वारा कांटेक्ट कर लिया जाएगा मैसेज के थ्रू, और सारी जानकारी मिल जाएगी। और अदरवाइज नंबर आपके वीडियो के नीचे भी देखने को मिल जाएगा, वहां बायो में भी लिखा हुआ है। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो झारखंड की सबसे पहले बात करें तो विधानसभा सीट कितनी है, 81 है, जिसमें 9 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 28 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनते हैं
को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन को जो है कि मुख्यमंत्री बनाया गया और अध्यक्ष यहाँ पे रविंद्रनाथ महतो जी बने हैं विधानसभा के। और राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। और ये कहाँ से है दोस्तों? ये बरेली से 7 बार सांसद रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली। जी हाँ, वही बरेली जो सुरमा नगरी के नाम से और बांस बरेली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जरदोजी का काम होता है जीआई टैग के साथ हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ये संतोष गंगवार रहने वाले हैं, तो इसलिए इनको राज्यपाल बनाया गया यहाँ पे। अब महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 29 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 25 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। बाकी महायुति गठबंधन के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस साहब को सीएम बनाया गया, राहुल नरवाकर को अध्यक्ष बनाया गया और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। तो इसमें केवल कुछ बेसिक फैक्ट है। आप देखोगे 2022-23 वाले में कुछ इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे राज्यपाल भी पूछ लिए गए थे और अध्यक्ष भी पूछ लिए गए थे। अब आ जाते हैं नेचुरल फार्मिंग। देखो, प्राकृतिक खेती क्या होती है? प्राकृतिक खेती को अगर हम आम भाषा में कहें तो रसायन मुक्त खेती, अर्थात यहाँ पर या तो रसायन बिल्कुल ही नहीं पड़ता या अगर पड़ेगा भी तो बहुत ही नाम मात्र का, वो भी केमिकल फ्री रसायन, मतलब कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या कीटनाशक होते हैं, जो रसायन होते हैं, वो हानिकारक नहीं होते बल्कि नेचुरल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं, जैसे गोबर गैस वगैरह ये सब हो गया, इससे तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राकृतिक खेती अर्थात रसायन मुक्त खेती, जिसको हम लोग गोबर खाद का प्रयोग करते हुए शुरू करते हैं। तो 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय मिशन ऑन प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया गया। यह स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया। कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक इसको जो है कि वैलिड रखा जाएगा इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इस पहल के तहत हम 3 महत्वपूर्ण काम करेंगे। पहला, 1 करोड़ किसानों तक जो है कि इसको कवर करेंगे कि 1 करोड़ किसान जो है कि ये प्राकृतिक खेती को अपना सके। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का भी विस्तार किया जाएगा, मतलब इतने हेक्टेयर तक के क्षेत्रों में क्या किया जाए? खेती किया जा सके। साथ ही आवश्यकता आधारित हम 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित कर सकेंगे, जिससे किसानों को आसानी से जैव इनपुट का मतलब जैविक खाद प्राप्त हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 10,000 जो है कि यूनिट्स लगाई जाएंगी। और साथ ही साथ 2000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म भी स्थापित किए जाएंगे, जो एक मॉडल के रूप में काम करेंगे कि किस तरीके से आपको नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, उसकी पूरी कंप्लीट गाइडेंस या कंप्लीट जानकारी वहां पर मिलेगी आपको। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ना सारे टॉपिक कवर किए, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, इसलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स में, जैसे मैगजीन में अगर आप देखोगे तो लगभग 38 से 39 पेजों में पूरा नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया और इतने छोटे छोटे पॉइंट में फॉन्ट किया गया है। लेकिन मैंने क्या किया, लगभग 20 से 21 पेजों पूरे नेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। एक आध अगर छोड़ा होगा तो बिल्कुल यूजलेस, जिससे एग्जाम में कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं होगी। अदरवाइज मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया 2016 में, नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया 2016 में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया। इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है? नवाचार होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अटल वर्ड जोड़ दिया गया। तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी अभी शुरू किया गया है, जिसको 31 मार्च 2028 तक निर्धारित कर दिया गया, यानी विस्तार कर दिया गया है। और अटल जो इनोवेशन मिशन है 2.0, इसके तहत कुछ नए कार्यक्रम भी जोड़े गए। जैसे अगर आप देखोगे, एक कार्यक्रम है लिपि। लिपि का मतलब क्या होगा? लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, यानी नवाचार में भी क्या होगा? अलग अलग भाषाओं में भी जो है कि विविधता देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, उद्देश्य है कि जो 22 अनुसूचित भाषा है ना भाग 8 के अंतर्गत, जैसे अगर आप देखोगे राजभाषा जो भाग 8 हम पढ़ते हैं, जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, उन 22 भाषाओं में भी क्या करेंगे? नवाचार और उद्यमिता का विकास किया जाएगा। दूसरा, साथ ही क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में संचालित 30 नवाचार केंद्र भी स्थापित करने का प्रपोजल दिया गया है। आगे देखते हैं, दूसरा एक कार्यक्रम चलेगा, फ्रंटियर कार्यक्रम। ये क्या करेगा? इसका उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में भी नवाचार उद्यमिता का विकास किया जाए। कहां कहां पे करेगा ये? फ्रंटियर मतलब फ्रंट में लाएगा इनको, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉकों में भी। और इन क्षेत्रों में लगभग 2500 नई अटल टिकरिंग लैब्स की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 2 अन्य कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, जैसे औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम और अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम भी किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक नई योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो उसका टारगेट था कि हम उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष
2019-20 में जो 27% है ना, इसे बढ़ाकर 2035 तक 50% यानी कि लगभग दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 2035 तक। इसी को ध्यान में रखते हुए 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस योजना यानी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसमें क्या किया जाएगा, जो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले जो मेधावी छात्र हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्रों को बिना जमानत एवं गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी, कोई कोलेटरल लेने का प्रयास नहीं किया जाएगा, आराम से जो है कि आपको ऋण मिल जाएगा। अब यहाँ पे योजना की पात्रता देख लेते हैं कि जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है इसकी क्या क्या जो है कि पात्रता होनी चाहिए। पहला कि ये उन्हीं को स्पेशली दी जाएगी जो NIRF इंडिया रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित उच्च संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगी। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया या फिर आपने किसी गांव में किसी महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया और आपको ये योजना का लाभ मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो NIRF इंडिया रैंकिंग्स में जो हायर एजुकेशन होते हैं उसमें एडमिशन ले रहे हो, या फिर केंद्र के द्वारा प्रशासित सभी संस्थान जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गई, जामिया हो गई, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है। इन दोनों में कोई भी अगर आप कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलेंगे ये देख लेते हैं। अब यहां पर अगर हम लाभ की बात करते हैं तो देखो 7.5 लाख रुपए तक के ऋण हेतु छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। साथ ही साथ जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, वो भी 3% ब्याज की सब्सिडी पर प्रदान किया जाएगा, यानी उस पर जो है कि 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। और प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट में सहायता प्रदान की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी योजना है ये भी दोस्तों, काफी बेनिफिट रहेंगे इसके। अगर हम देखें केंद्र सरकार की कुछ और भी योजनाएं हैं जो इस तरीके से चलाई जाती हैं, जैसे PM श्री योजना देख लो। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसके तहत क्या किया गया कि 14,500 विद्यालयों का नामांकन किया जा रहा है, जिसको स्मार्ट विद्यालय के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये 7 सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त किया जाएगा 5 वर्ष में, लगभग 2022 से 27 तक। ऐसी एक निपुण योजना है या निपुण भारत कह सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें क्या है कि कक्षा 3 के अंत तक, अर्थात कक्षा 1, 2, 3 यहाँ के अंत तक आपको बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम कर देना, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ों को बच्चा पढ़ सके, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों को बच्चा कैलकुलेट कर सके। और ये 2026-27 तक का लक्ष्य रखा गया है। फिर आगे देखते हैं निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा में अगर आप देखोगे तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड टीचर्स आइसोलेटेड एडवांस, मतलब होलिस्टिक एडवांसमेंट कह सकते हो, तो निष्ठा ऑनलाइन प्रोग्राम भी एक लॉन्च कर दिया गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना की तरफ चलते हैं भैया। तो इसमें क्या महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। 28 अक्टूबर 2024 को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए अभी हाल ही में। तो पहले इस योजना के बारे में समझते हैं। देखो 29 नवंबर 2023 को योजना को मंजूरी दी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, और 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। किसका? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ कर दिया। 15,000 चयनित महिलाओं को, जो कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो महिलाओं वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनको ड्रोन प्रदान किया जाएगा 15,000, जिसमें से 500 ड्रोन तो उर्वरक कंपनी देंगी। जो भी अलग अलग कंपनियां अपने फर्टिलाइजर का प्रमोशन कराना चाहती हैं तो वो 500 जो है कि ड्रोन देंगी। बाकी 14,500 ड्रोन अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी के तौर पर या सहायता के तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो जो महिला SHG हैं, यानी कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनको ड्रोन की 80% तक लागत यानी 8 लाख रुपए तक का जो है कि ऋण दिया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये पूरी योजना के बारे में था। अब चलते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात करें। यहाँ पे चुनाव में बस आपको कुछ बेसिक जानना, जैसे विधानसभा सीट कितनी 90 है। फिर यहाँ पे लाडवा विधानसभा से विजय जो प्राप्त की थी वो नायब सिंह सैनी साहब ने की, जो कि हरियाणा के दूसरी बार CM बनते हैं। अध्यक्ष आपके हरविंदर कल्याण जी हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो टोटल 90 सीट है इसमें, जिसमें 7 शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। यहाँ पर CM बनते हैं पहली बार उमर अब्दुल्ला। हालांकि पहले भी ये बन चुके हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के रूप में पहले मुख्यमंत्री माने जाएंगे। और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी हैं। अध्यक्ष यहाँ पे अब्दुल रहीम राथर हैं
और उपराज्यपाल आपके मनोज सिन्हा जी, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निवासी हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। अगला देखते हैं एआई उत्कृष्टता केंद्र, यानी भारत सरकार के द्वारा भारत में 3 एआई से बेस्ड एक्सीलेंस सेंटर को ओपन किया गया है। तो वो 3 एआई बेस्ड एक्सीलेंस सेंटर हैं कौन कौन से, इसकी अगर हम बात करें, देखिए बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मेक एआई इन इंडिया, यानी कि भारत में एआई को बनाओ, और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, यानी कि भारत में जो एआई काम किया जा रहा है वो इंडिया के लिए किया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए 3 एक्सीलेंस सेंटर को डेवलप करने की बात की थी उन्होंने 2023-24 के बजट में। तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र के हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के द्वारा हो, यानी आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के द्वारा जो है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी रोपड़ के द्वारा, और सतत शहर में यानी कि सस्टेनेबल सिटीज को डेवलप करने के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी कानपुर में ओपन किया जाएगा। तो ये 3 मेजर जो है कि आपके एक्सीलेंस सेंटर ओपन किए गए हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, आप देखोगे कि इसके लिए जो परिव्यय दिया गया है 9090 मतलब 990 करोड़ रुपए का परिव्यय है। फिर भारतीय कौशल संस्थान की बात करते हैं, तो अभी टोटल 3 कौशल संस्थान ओपन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में, अहमदाबाद में और कानपुर में आईआईएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 19 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में यानी कानपुर में देश का पहला आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का शिलान्यास किया। लेकिन ये टॉपिक क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आईआईएस का उद्घाटन किया, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडलशिप पे आधारित था। अब चलते हैं शास्त्रीय भाषा की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे शास्त्रीय भाषा में दोस्तों एक मेजर मिस्टेक हो गई थी, जो कि कई लोगों ने मुझे अपडेट भी किया। हालांकि मिस्टेक क्या कहूँ, वो सिली मिस्टेक, ध्यान नहीं आया होगा, फोन आ गया होगा, उस समय फोन उठा लिया होगा, इसलिए गलती से लिख गया। क्या गलती हुई, देखो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को ऐड किया, जिसमें कि आपका मराठी, पाली, असमिया, बांग्ला। यहाँ पे संस्कृत नहीं होगा, यहाँ पे प्राकृत लिखना था दोस्तों। संस्कृत तो ऑलरेडी हमारे शास्त्रीय भाषा में पहले से ही ऐड है, तो यहाँ पे प्राकृत लिखना था। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, अगर आप लोगों ने पीडीएफ ली होगी तो। मराठी हो गया, पाली हो गया, असमिया, बांग्ला और संस्कृत को हटा के यहाँ पे आपको बस प्राकृत लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, टोटल हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो नॉमिनेट की गई थी तमिल को किया गया था, जो कि 2004 में, फिर संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ एक साथ 2008 में, फिर ओडिया 2014 और मलयालम जो कि इससे पहले 2013 में, फिर 7 से लेकर 11 तक, यानी कि जो नई 5 जो है कि ऐड की गई हैं, जिसको 2024 में, जिसमें आपका बांग्ला, असमिया, प्राकृत, पाली और मराठी की गई है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्रूज भारत मिशन की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे हम? क्रूज भारत मिशन की हम बात करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक को, क्रूज भारत मिशन। अब यहाँ पर क्रूज भारत मिशन को अगर आप देखोगे, देखिए क्रूज पर्यटन एक प्रकृति आधारित पर्यटन है। क्रूज मतलब क्या होता है, जो नदियों में, सागरों में, समुद्रों में, नहरों में या झीलों में चला सकते हैं। हालांकि नहर में तो नहीं चलेगा क्रूज, ना झील में चलेगा, बल्कि नदी वगैरह में चल सकते हैं। तो एक पर्यटन पे आधारित होता है। तो 30 सितंबर 2024 को जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। कहाँ से किया? मुंबई बंदरगाह से। इसका उद्देश्य क्या था कि क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और अगले 5 सालों में यानी कि 2029 तक हम क्रूज यात्री यातायात दोगुना कर दे। जैसे रेलवे और सड़क पे इतना लोड होता है, तो हम क्यों ना क्रूज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह मिशन 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जो कि पहला चरण कब होगा? अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक। फिर दूसरा चरण अक्टूबर 2025 से मार्च 2027 तक। तीसरा चरण अप्रैल 2027 से मार्च 2029 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें 3 खंड होंगे, जैसे एक महासागर हार्बर क्रूज हो गया, नदी एवं अंतर्देशीय क्रूज हो गया और द्वीप क्रूज हो गया। ये 3 जो है कि क्रूज इसमें शामिल हो गए हैं। शहरी शासन सूचकांक की अगर हम बात करें, तो देखिए शहरी शासन सूचकांक की बात करें तो सर्वप्रथम 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया। क्या किया गया? सन 2020 में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। 26 सितंबर 2024 को जारी किया गया, सेकंड संस्करण है ये इसका। और साथ ही साथ इसमें अगर आप देखोगे कि शहरी शासन सूचकांक में जो प्रजा फाउंडेशन जारी करता है, जिसमें केरल टॉप में आता है, ओडिशा सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे, यूपी को देखोगे तो 16 नंबर और बिहार इससे बेहतर है, 1 अंक 15 नंबर पे आता है। अब अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट है भारत का 13वां जो महापत्तन बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? देखिए भारत सरकार द्वारा द्वीपीय विकास कार्यक्रम के तहत चुनिंदा द्वीपों का विकास किया जा रहा है। जो आइलैंड है उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत का जो सबसे दक्षिणी जो आइलैंड माना जाता है, जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है, यहाँ पर एक गलाथिया नाम की खाड़ी पाई जाती है। कौन सी?
गलाथिया नाम की। और यह अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास की योजना है यहाँ पर, कि हम गलाथिया की खाड़ी में क्या करें, एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आप देखोगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम किसी भी पोर्ट का प्रयोग करते हैं सामान के आयात निर्यात में, तो वहां पे स्टे कर सकते हैं, यानी कि वहां पे बीच में एक मीडिएटर के रूप में वो काम कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे। और गलाथिया की खाड़ी पत्तन को यहाँ पर 13वां महापत्तन यानी कि मेजर पोर्ट के रूप में जाना जा रहा है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। देखो 18 सितंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव रखा गया मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लेकिन हम ये देख लेते हैं उच्च स्तरीय जो समिति थी वो 8 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जिनका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया और रिपोर्ट इन्होंने 14 मार्च 2024 को दे दी थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल थे इसमें। फिर एक हरीश साल्वे जो है कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी इसमें शामिल थे, और भी ऐसे लोग इसमें शामिल थे, जो टोटल 8 सदस्यों के साथ तैयार थी। अच्छा, इसकी जो रिपोर्ट आती है ये कहते हैं कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब आप इसके लिए 2 चुनाव, मतलब चरणों को, जो चुनाव है हमारे भारत में वो 2 चरणों में होगा। पहला कि लोकसभा और सभी विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लो। दूसरा, पहले चरण के कंप्लीट होने के 100 दिन के भीतर भीतर आपको स्थानीय निकाय के चुनाव भी आयोजित कर लेने हैं। जैसे ही पहला चरण आपका कंप्लीट होता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बाद, उसके बाद 100 दिन के अंदर ही आपको सेकंड जो स्टेप्स है, सेकंड चरण है, उसको कंप्लीट कर लेना है। और इस प्रोविजन को लागू करने के लिए 2 प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे संविधान में। पहला, आर्टिकल 83 जिसमें संसद के कार्यकाल या अवधि को नियत किया जाएगा। आर्टिकल 172 जिसमें राज्य विधानमंडल की अवधि को नियमित किया करते हुए संशोधन किया जाएगा, और एक नया आर्टिकल ऐड किया जाएगा जिसका नाम है आर्टिकल 82A। क्या हो जाएगा इस आर्टिकल का नाम? 82A ऐड किया जाएगा। और इस संशोधन में राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं, यानी इसमें राज्यों के अनुसमर्थन नहीं, केवल संसद पारित कर दे बहुमत से पारित हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है स्थानीय चुनाव हेतु संशोधन जो होगा उसमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय निकाय का मामला है। और उपयुक्त संशोधन के लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि बस सामान्य विधि से कानून है, नहीं, विशेष बहुमत वाले प्रोविजन से ही कानून संशोधित किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक को देखते हैं, डिजिटल कृषि मिशन की बात करेंगे। क्या है ये? देखिए, बजट 2023-24 में कृषि हेतु डिजिटल और सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में। डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा एवं 6 करोड़ किसानों का ऑनलाइन डाटा भी इसमें तैयार किया जाएगा। तो समझ में आ गई, डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों का यहाँ पे ऑनलाइन डाटा तैयार किया है। हालांकि टोटल की अगर हम बात करें तो आप देखो कि 6 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 2 करोड़ टोटल 11 करोड़ किसानों का डाटा तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। तो इस वर्ष जो 2025-26 है यहाँ पे 6 करोड़ किसानों का डाटा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई और इसके 2 पिलर्स हैं। इसके क्या है? 2 पिलर्स हैं। पहला एक पिलर जो है आपका एग्री स्टैक है। क्या है इसका? एक पिलर एग्री स्टैक है, दूसरा एक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। तो एग्री स्टैक के अंतर्गत किसानों की पहचान इसमें रहेगी, यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में क्या होता है, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, मोबाइल का रिकॉर्ड होता है, बैंक डिटेल्स होती है, सारी कुछ होती है। उसी तरीके से एक फार्मर आईडी बना दी जाएगी जिसमें उसके नाम से अगर कोई रजिस्ट्री है तो किसान रजिस्ट्री कितनी है, भू संदर्भित गाँव का नक्शा कैसा है, बोई गई फसल की रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर किसान आईडी एवं डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए यहाँ पर 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, जिसमें कुछ राज्यों का मैंने एग्जांपल लिखा है। जैसे अगर आप देखोगे तो यूपी में फर्रुखाबाद को चयन किया गया, गुजरात में गांधीनगर को, हरियाणा में यमुनानगर को, कि यहाँ पर इन 6 राज्यों में हम डिजिटल फसल और किसान आईडी को तैयार करने के लिए सर्वे के रूप में करेंगे। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और नया प्रतीक आ चुका है, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 से इसका उद्घाटन कर दिया गया और 28 जनवरी 2024 को ये डायमंड जुबली ईयर यानी हीरक जयंती वर्ष की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है भारत में। और 28 जनवरी 2025 को ही 75वीं वर्षगांठ को मनाई जा रही है। क्या मनाई जा रही है? 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है 28 जनवरी 2025 को। आगे अगर आप देखोगे
कि 1 सितंबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया है। ध्वज नीले रंग का है आपका और न्यायालय को इसमें गोल्डन रंग का दिखाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे एक अशोक चक्र भी है और एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहाँ पे धर्म होती है वहीं पे उसकी जीत होती है। लेकिन जो सबसे मेजर चेंज किया गया वो न्याय की देवी में किया गया। क्या किया गया उसमें अगर आप देखोगे तो पहले ये न्याय की जो प्रतिमा थी, देवी थी, वो गाउन पहने हुए थी, जो ब्रिटिश कल्चर यानी पश्चिमी कल्चर की सभ्यता का प्रतीक था, गाउन पहनना एक तरीके से फ्रॉक टाइप का। लेकिन अब जो नई वाली देवी प्रतिमा ये भारतीय परंपरा को सुशोभित करती, साड़ी पहने हुए, ठीक है। दूसरा, इनके बाएं हाथ में पहले तलवार हुआ करती थी, अब बाएं हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति दे दी गई है, यानी कि शासन या न्याय केवल बल के आधार पर नहीं होगा बल्कि लिखित नियमों के आधार पर होगा। फिर पहले इनके आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, निष्पक्षता की बात करती थी, लेकिन अब पट्टी को हटा दिया गया है और यह उम्मीद की गई है कि अब न्याय जो भी होगा देख के किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे न्याय की देवी की जो प्रतिमा थी, लेकिन अभी भी इनके हाथ में तराजू है, ये ध्यान रखना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से कुछ मेजर चेंज थे वो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रतिमा का अनावरण मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया था, जो इससे पहले न्यायाधीश थे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस समय कितने नंबर वाले जो है कि न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के तौर पे और कौन वो न्यायाधीश है, ये भी बताओ आप। आगे देखते हैं यहाँ पे NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों को जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि भारत का महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में 4 चरणों में की गई थी, 11 औद्योगिक गलियारों की पहचान करते हुए कि हम इन 11 औद्योगिक गलियारों का विकास करेंगे। 2020 में इसकी शुरुआत हो गई। हालांकि 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी, जिसमें से यूपी के तहत प्रयागराज और आगरा को जो है कि डेवलप किया जाएगा इंडस्ट्रियल सिटीज के तौर पे, क्योंकि कॉरिडोर के पार्ट हो जाएंगे। बिहार में अगर आप देखोगे गया स्टेट है साउथ बिहार में, इसको डेवलप किया जाएगा और तेलंगाना में जहीराबाद। हालांकि ऐसे बहुत सारे 12 अलग अलग जो है कि औद्योगिक शहर अलग अलग क्षेत्रों में हैं राज्यों में, लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए हैं। अब चलते हैं यूपीएस की बात कर लेते हैं, एकीकृत पेंशन योजना। बस दोस्तों जल्दी ही आपका 1 घंटे 9 मिनट के लगभग लेक्चर हो चुका है, तो ये मान के चलो कि 1 घंटे 20 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से कल की 40 मिनट की क्लास और आज की 1 घंटे 20 मिनट, लगभग 2 घंटे की क्लास में या 2 क्लास में आपका नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। एकीकृत पेंशन योजना की बात करें तो केंद्र द्वारा यूपीएस को प्रारंभ किया गया और एनपीएस के तहत यहाँ पे लाभार्थी को वन टाइम ऑप्शन द्वारा यूपीएस पर स्विच कर सकते हैं, इसकी सुविधा दी गई। यानी कि जो यूपीएस है इसको प्रारंभ करते हुए एनपीएस के तहत कहा गया कि लाभार्थी वन टाइम ऑप्शन के द्वारा यूपीएस पे स्विच कर सकते हैं। राज्यों को विकल्प प्रदान करता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि राज्य चाहे तो अपने यहाँ यूपीएस लागू कर सकते हैं, चाहे तो ना लागू करें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। हालांकि 24 अगस्त 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में यूपीएस को मंजूरी दी गई और 25 अगस्त को महाराष्ट्र तुरंत अपना लिया, जबकि राज्य के लिए बाध्यकारी था नहीं, उनका मन था अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नियम जो है, ये जो यूपीएस है, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है। ध्यान देना कि अधिनियम को मंजूरी मिली है अगस्त 2024 में, लेकिन ये अप्लाई कब हो रहा है, प्रभावी कब हो रहा है, अगर आप इसे देखोगे तो ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो रहा है। और यूपीएस में कर्मचारियों का योगदान तो अब भी वैसा ही रहेगा जैसे एनपीएस में था 10%, लेकिन केंद्र सरकार का जो योगदान है 18.5%, ये अब इंक्रीज हो चुका है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सुनिश्चित पेंशन इसमें दी जाएगी, अर्थात अगर आपने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा की तो आपको एक पेंशन मिलेगी अच्छी खासी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, अगर मान लीजिए जो पेंशन करता था अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उससे पहले उसके परिवार को 60% एक मुश्त धनराशि दे दी जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी अगर आपने 25 वर्ष नहीं लेकिन कम से कम 10 वर्ष भी अगर आपने सेवा दी है तो आपको 10,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित कर दी जाएगी। 10,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के साथ आप देखोगे कि एनपीएस वात्सल्य के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बजट 2024-25 में ही अवयस्क बच्चों जो कि 18 साल से क्या है नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए अंशदान पे आधारित एक पेंशन योजना शुरू की गई कि प्रतिवर्ष आप चाहे तो न्यूनतम 1,000 रुपए दान कर सकते हैं, मतलब अंशदान कर सकते हैं, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री नई दिल्ली में इनको लॉन्च किया। हालांकि यहाँ पे जो अवयस्क बच्चे जो 18 साल से नीचे के रहेंगे, यहाँ पे जो इनके माता पिता होंगे, जो अभिभावक होंगे, वो इसकी पूरी तरीके से देखरेख करेंगे
जाएंगे और जब वो वयस्क हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ही जो है कि सामान्य एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आ जाइए, ये एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग बात करेंगे। देखो हम लोगों ने लगभग 60 टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2015 में इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 12 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग्स 2024 जारी की थी। क्या जारी की? इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की। यह उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है, यह उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। नई दिल्ली भारत मंडपम में इसको जारी किया गया और इसमें 8 श्रेणियां हैं, जो कि पहले तो थी 5 श्रेणी, लेकिन अब एक नई 3 श्रेणियों को भी ऐड करते हुए इसको टोटल 5 श्रेणियों में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप इसे देखोगे तो एक श्रेणी है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की, दूसरी है मुक्त विश्वविद्यालय की और तीसरी है कौशल विश्वविद्यालय। तो इन 3 नई श्रेणियों को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम रैंकिंग्स की बात करते हैं तो समग्र रैंकिंग, जो कि समग्र श्रेणी होती है, यानी ओवरऑल कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर, इन तीनों को जो है कि रैंकिंग दी गई, फर्स्ट, सेकंड और 5 नंबर पे आपको कानपुर को दी गई। अगर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करोगे तो यूनिवर्सिटी में आईआईएससी बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक मिली। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का जो है उसे मिली, इससे पहले मिरांडा हाउस को मिली थी, इस बार हिंदू कॉलेज को मिली। नवाचार यानी इनोवेशन में आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे को मिली। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, मुक्त विश्वविद्यालय में इग्नू दिल्ली, कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस स्किल्स यूनिवर्सिटी पुणे। ये 3 नई रैंकिंग्स ऐड की गई। तो इसमें जो जो यूनिवर्सिटी को या जो भी कॉलेज को रैंकिंग मिली है उसे आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हम लोग, लास्ट पेज है हमारा ये और 61 टॉपिक हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो कि जितने भी राज्य हैं भारत के अंतर्गत या यूनियन टेरिटरीज, उनकी एक रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। कौन जारी करेगा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको 2018 में जारी किया गया था। यूनाइटेड नेशन जो है आपका भारत के अंतर्गत जो काम करता है उसके सहयोग के साथ यूएनडीपी था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जा रहा था। तो 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया 2023-24 के लिए, जो कि चौथा संस्करण था। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की थीम क्या थी दोस्तों? विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। हालांकि इसमें 4 श्रेणियों में इसका विभाजन किया गया है। आकांक्षी, जो कि 0 से 49 तक अगर स्कोर प्राप्त करते हैं। प्रदर्शन करता यानी कि परफॉर्मर, जो 50 से 64 होते हैं। अग्रणी यानी फ्रंट रनर 65 से 99, और लक्ष्य प्राप्त करता है अचीवर, जो कि 100 अंक है। तो अगर आप देखोगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का भारत का जो कंपोजिट स्कोर है वो तो मिला 71, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे जो बेहतर सुधार किया ना पिछले वर्ष की अपेक्षा, वो यूपी ने किया है और लगभग 25 अंकों की इसने वृद्धि की है। इतना बढ़िया इन्होंने रिफॉर्म किया। फिर दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, जो कि 21 अंकों की वृद्धि हुई, और तीसरे पे उत्तराखंड, जो कि 19 अंकों की वृद्धि हुई है। तो ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे सुधार देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे संपूर्ण रूप से अगर आप देखोगे, सुधार वगैरह को छोड़ दो, आप संपूर्ण रूप से अगर आप देखोगे तो एसडीजी 2023-24 की रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है कि मार्क मिले हैं, नंबर मिले हैं, मार्क्स, और संयुक्त रूप से जो है कि इन्होंने शीर्ष स्थान बनाए रखा है। जैसे रैंक 1 में केरल और उत्तराखंड हो जाएंगे, रैंक 3 में तमिलनाडु हो जाएंगे, रैंक 28 में बिहार, जो कि अंतिम पर है, और रैंक 18 पर अगर हम बात करें तो यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये चारों ही एक साथ जो है कि यहाँ पर हाजिर होते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है 65 से 99 के अंतर्गत। यानी अग्रणी मतलब क्या हो गया? अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे तो ये हो जाएगा फ्रंट रनर। तो अच्छा स्कोर मिला है। और स्पेशली एसडीजी 7, जो कि सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त करता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका नेशनल करंट अफेयर्स, आपका 2 लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या हो गया? ये नेशनल करंट अफेयर्स है। ध्यान देना, इसमें हम लोगों ने कितना कवर किया? जो आपकी ई दृष्टि मैगजीन थी उसे हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में हो सकता है डाउट हो, शुरू में उन्होंने न देखा हो कि यार हमको इसकी पीडीएफ अगर लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं। ध्यान देना, हमारी ये पीडीएफ पेड होती है, जिसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना होता है। 8527594636। इस पर आपको क्या करना है दोस्तों? इस पर कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और वहां पे आप लोग लिख दीजिएगा कि ई दृष्टि करंट अफेयर्स, बस इसकी पीडीएफ चाहिए। इतना ही लिखने के बाद आपको एक लंबा चौड़ा एक मैसेज मिल जाएगा हमारा, और उसके साथ एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, जिसमें सारे स्टेप को आप फॉलो करोगे तो उसके बाद आपको तुरंत
पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको PDF सेंड कर दी जाएगी विदाउट किसी हेजिटेशन के। हो सकता है आधा पौन घंटे का अगर कभी कभी डिले हो जाता है, वैसे तो होता नहीं, बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स है हमारी टीम का, यानी विद इन 1 मिनट के अंतर्गत रेस्पॉन्स मिल जाता है, इतना एक्टिव रहती है हमारी टीम। लेकिन कभी कभी होता है व्यस्त होते हैं तो बिजी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप मैसेज करिए 8527594636, वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF की कंप्लीट जानकारी। अब हम लोग अगली क्लास में आपको मिलेंगे, वो रहेगी आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स रहेगी उसे हम लोग कवर करेंगे। PDF की अपडेट आपको हो सकता है कि कल अर्ली मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।